करंट अफेयर्स 2022 की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। इस क्लास में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने घटनाएं शामिल की गई हैं। मई और अप्रैल की घटना डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो आगामी जो भी परीक्षा अक्टूबर में होने वाली हैं, विशेषकर पीईटी की परीक्षा यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित, इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आप अवश्य देख लें। तो शुरू करते हैं जून महीने की घटना से। पहली घटना है GSAT-24 23 जून 2022 को ये प्रक्षेपित किया गया है। ये फ्रेंच गुयाना जो दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, फ्रांसीसी उपनिवेश है, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। और इसमें 24 KU बैंड लगे हैं और 4180 किलोग्राम का है ये। इसे 15 साल के लिए टाटा को लीज पर दे दिया गया है। दूसरी घटना है QS रैंकिंग 2023। ये लंदन में स्थित एक संस्था है QS, इसके द्वारा जारी की गई 2022 के लिए रैंकिंग है ये। इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा सबसे यूजफुल यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किन संस्थानों में मिलती है। तो उसमें टॉप 1500 में भारत के 41 संस्थान हैं और टॉप 200 में केवल 3 संस्थान भारत के हैं। जैसे जो विश्व की सबसे पहली संस्था है, जो सबसे यूजफुल कह सकते हैं, सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाली जो पहली संस्था है वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज अमेरिका में है ये। दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की। तीसरी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की। 3 यूनिवर्सिटी टॉप 3 हैं। ये 3 आप जरूर याद कर लें। इसमें पूछा था भारत के 1500 में केवल 41 संस्थान हैं। इसमें पहले नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु 115वां स्थान है, वैश्विक रैंकिंग इसकी है। और दूसरा IIT बॉम्बे 172वीं रैंकिंग है और IIT दिल्ली 174वीं रैंकिंग है। ये टॉप 200 में केवल 3 संस्थान हैं। तीसरी जो घटना है वो PSLV C-53 द्वारा 30 जून 2022 को सिंगापुर के 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है PSLV C-53 द्वारा। 30 जून यानी जो 23 जून को रॉकेट प्रक्षेपण हुआ है उसके 30 जून बाद इसरो ने इसे किया है। कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है। PSLV C-53 द्वारा 30 जून 2022 को ये दूसरा पूरी तरह से कॉमर्शियल उपग्रह है। तीनों उपग्रह जो प्रक्षेपित किए गए सिंगापुर के हैं और दूसरा ये सबसे दूसरा कॉमर्शियल ये प्रक्षेपण है। पहला प्रक्षेपण 14 फरवरी को हुआ था। अगली है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 जून 2022 को। इसकी अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को ही जारी कर दी गई थी। 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी और ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद यूक्रेन एवं मोल्दोवा को यूरोपीय यूनियन ने प्रारंभिक सदस्यता के लिए जून 2022 में सहमति प्रदान कर दी है। यूक्रेन और मोल्दोवा, हम जानते हैं कि यूक्रेन पर इस समय जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लगातार संघर्ष जारी है। पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ है। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन द्वारा ये निश्चित तौर पे एक सोचा समझा राजनीतिक कदम है इनको यूरोपीय यूनियन की प्रारंभिक सदस्यता प्रदान करना। जून 2022 में ये कर दिया गया है। अगली घटना है गुस्ताओ पेट्रो। ये कौन है? गुस्ताओ पेट्रो जो हैं 19 जून 2022 को कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? कोलंबिया, जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है, कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? गुस्ताओ पेट्रो। अगले हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति 30 जून को चुने गए हैं। कौन है? बोंग मार्कोस जूनियर। बोंग मार्कोस जूनियर है। इनके पिता, अभी इनकी डेथ हो गई है, तो बोंग मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगली जो 8वीं न्यूज़ है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स मतलब BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश हैं। 5 देश में इस सम्मेलन की अध्यक्षता चीन की मेज़बानी में हुआ, वर्चुअल तरीके से हुआ। इसमें ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो, रूस के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, ये सम्मिलित रूप से इसमें सम्मिलित हुए हैं, वर्चुअली सम्मिलित हुए हैं। ठीक। 15वां इसका सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा।
इसमें ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो, रसिया के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी, चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा, ये लोग वर्चुअली इसमें सम्मिलित हुए हैं। 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में, क्लियर हो गया होगा। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है, ये हुआ जर्मनी के स्लास एल्मो में, स्थान है जर्मनी का स्लास एल्मो। इसका मेज़बान राष्ट्र है, मेज़बान इसकी है जर्मन के चांसलर जो हैं ओलाफ सोल्ज की मेज़बानी में हुआ है। इसमें भाग लेने वाले जो देश हैं 7 G7 औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं, सातों। कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, ये 7 देश हैं ये G7 के मेंबर। इसमें कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने भाग लिया, फ्रांस के एमैनुअल मैक्रो ने, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी ने, जापान के फुमियो किस्डा ने, UK के बोरिस जॉनसन ने और USA के जो बाइडन ने इसमें हिस्सा लिया। जो सब राष्ट्राध्यक्ष हैं सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया और भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित थे। 49वां शिखर सम्मेलन इसका जो होगा जापान में 2023 में होगा, इसकी मेज़बानी जापान करेगा। जो 49वां शिखर सम्मेलन होगा, ये 48वां था, 49वां शिखर सम्मेलन जापान में होगा G7 का। इसके बाद है 10वीं न्यूज़ जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसमें बताया था विश्व के रहने योग्य सबसे अच्छे शहर कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान कई वर्षों से वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, दूसरी डेनमार्क की कोपेनहेगन है और तीसरी स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। कौन कौन से हैं? पहले पर वियना है, दूसरे पर कोपेनहेगन है डेनमार्क का, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हम जानते हैं, ज्यूरिख कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। ये सबसे अच्छे शहर हैं। भारत के 2 शहर जो सबसे अच्छे रहने वाले हैं वो है दिल्ली, 112वां स्थान है जो वैश्विक रैंकिंग है, 117वीं वैश्विक रैंकिंग। मुंबई दूसरा स्थान मुंबई का है भारत में, यानी दिल्ली और मुंबई इस लिस्ट में है। इसके बाद कुल 172 देशों का आय था, 172 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें सबसे अंतिम स्थान दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे खराब रहने वाले योग्य स्थान है। दूसरा है लागोस जो नाइजीरिया है, हम जानते हैं कि इसमें आंतरिक गृह युद्ध से त्रस्त है ये, तो लागोस नाइजीरिया है, 170 स्थान पे है। तीसरे स्थान पर जो लास्ट तीसरा है त्रिपोली लीबिया का स्थान, त्रिपोली लीबिया का एक शहर है। इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स, 163 देश इसमें शामिल हैं। इस वीडियो में 1 जून से 20 सितंबर तक की घटनाएं सम्मिलित होंगी। हमने पहले ही बताया 1 जून से 30 सितंबर तक, यानी 4 महीने की लगभग घटनाएं हैं। और मई और अप्रैल का जो लिंक है क्लास का वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो पुरस्कार और सम्मान है उसका एक अलग वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, 163 देश इसमें शामिल हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स से बार बार पूछा जाता है। इसमें सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 2022 की रिपोर्ट जो जारी की गई है, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस 2022 की रिपोर्ट जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों को जारी की गई, उसमें नंबर 1 पर आइसलैंड हर साल ही रहता है, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर आयरलैंड। टॉप 3 देश जो है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। आप आइसलैंड जरूर याद रखिए, पीस में वहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो लड़ाई कौन करेगा, झगड़ा कौन करेगा, इसलिए याद रखिए पीस में अगर आए कहीं तो आइसलैंड। तो स्पष्ट है कि पीस अगर है तो आइसलैंड। और इसके अलावा जो है जो सबसे अशांत शहर है वो है अफ़गानिस्तान, 163वें नंबर पे, 163 देशों में 163वें नंबर पे। यमन दूसरे पर, नीचे से दूसरे 162वां स्थान है और सीरिया 161वें स्थान पे है। यानी टॉप के 3 है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, और लास्ट के 3 है अफ़गानिस्तान, यमन और सीरिया। इसमें अफ़गानिस्तान नंबर 1 पे है, यहाँ 163वां है, 162वां यमन का है, 161वां सीरिया का है। भारत का स्थान 135वां है पीस में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां। इसके बाद पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, इसमें 180 देश शामिल हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, इसमें पर्यावरण की स्थिति के अनुसार देश का आकलन किया गया है। इसमें भारत की बहुत खराब स्थिति है, इसमें भारत को 180वां यानी अंतिम स्थान दिया गया है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, नंबर 2 पर यूके है, नंबर 3 पे फिनलैंड है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, 2 पर यूके, 3 पर फिनलैंड है। लास्ट स्थान भारत का है। इसके बाद अगला एक पर्सनालिटी है कसाबा कोरोसी, हंगरी के हैं। कसाबा
कुरोसी, इनको 77वें यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। 77वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो इसके अध्यक्ष बनी थी। कसाबा कुरोसी हंगरी के हैं, 77वें सत्र का संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है यूएनएससी के अस्थायी सदस्य। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1 जनवरी 2023 से जो हर 2 साल पर नियुक्त होते हैं अस्थायी सदस्य। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हर दूसरे साल नियुक्त होते हैं, 1 जनवरी जो 23 से जो सदस्य होंगे वो होंगे जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। कौन कौन? जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 देश 1 जनवरी 23 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। इसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 63 देश इसमें शामिल हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 63 देश है। इसमें भी नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड है, नंबर 3 पर सिंगापुर। भारत का स्थान 37वां है, याद रखिएगा, भारत का स्थान 37वां, नंबर 1 पर डेनमार्क, अंतिम स्थान वेनेजुएला 63वां। इसके बाद खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह हर साल घोषित होता है। इस बार सामान्य धान का 2040 है और जो ग्रेड ए का धान है 2060 रुपये है। 2040 है और 2060 रुपये है। इसके बाद प्रमुख बैंकिंग दरें 8 जून की सूचना के अनुसार 8 जून को जो जारी की गई है प्रमुख बैंकिंग दरें, उसमें रेपो दर 4.90, कभी भी पूछ लिया जाता है, 4.90 है। रिवर्स रेपो 3.35 है और कैश रिजर्व रेशियो 4.50 है और सांविधिक तरलता अनुपात 18% है। कई साल से बना हुआ है, कई महीनों से। विश्व बैंक रिपोर्ट की जीडीपी वृद्धि दरों का 2023 का पूर्वानुमान, यानी जो जीडीपी वृद्धि दरें होंगी विश्व की कितनी होगी, विकसित देशों की कितनी होगी, महत्वपूर्ण देशों का कितना होगा जीडीपी वृद्धि दर 2023 में विश्व बैंक ने इसका पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें संपूर्ण विश्व का उसने 3.0 बताया है जो जीडीपी वृद्धि दर है, और विकसित देशों का जीडीपी वृद्धि दर 2.2 है, जिसमें यूएसए का 2.4 है जबकि जापान का 1.3 है। और इंडिया का जीडीपी वृद्धि दर का जो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है वो है 7.1, जो लगभग सर्वाधिक है विश्व में। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वरन अय्यर। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। कौन? रुचिरा कंबोज। इसके बाद दिनकर गुप्ता एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। दिनकर गुप्ता कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एनआईए के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनकर गुप्ता। अगले हैं न्यायमूर्ति रंजना देसाई, इन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भी कभी कभी पूछा जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इन्होंने T20 से 2019 में ही संन्यास ले लिया था, अब संपूर्ण संन्यास ले लिया है मिताली राज ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर रह चुकी हैं ये। फ्रांसीसी ओपन 2022, इसमें पुरुष एकल का विजेता राफेल नाडाल को चुना गया है जो स्पेन के हैं। राफेल नाडाल स्पेन के पुरुष एकल के विजेता हैं और इसके उप विजेता हैं कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं। राफेल नाडाल विजेता हैं। और महिला इंगा स्वियाटेक, महिला एकल की विजेता कौन है? इंगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। इंगा स्वियाटेक, देख लीजिएगा, इंगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं, ये पूर्व महिला एकल के विजेता हैं। इसमें से अक्सर पूछा जाता है। पुरुष एकल के उपविजेता कैस्पर रूड हैं नॉर्वे के, और महिला एकल के उपविजेता हैं कोको गाफ अमेरिका की हैं। शीर्ष एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पे इस समय जो है कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे पर दिल्ली है। शीर्ष एफडीआई कौन कौन राज्यों ने प्राप्त किया है? नंबर 1 पे कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर दिल्ली। और जो सबसे ज़्यादा एफडीआई है वो है सिंगापुर, नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, मॉरिशस नंबर 3 पे है और नीदरलैंड नंबर 4 पे है। इसके बाद अगला जो बिंदु है 26 बिंदु ये है। 25वां बिंदु है स्टैचू ऑफ पीस। क्या है? स्टैचू ऑफ पीस। ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसे 7 जुलाई को श्रीनगर में स्थापित किया गया था। 7 जुलाई को वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन
श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में 7 जुलाई को स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा। वरुण 27वें न्यूज है। वरुण जो है ये ड्रोन है, स्वदेशी ड्रोन है। ये पहला यात्री परिवहन करने वाला ड्रोन है जिसमें एक यात्री जा सकता है, 130 किलोग्राम वजन जा सकता है, या 130 एक व्यक्ति जा सकता है और 25 किलोमीटर तक जा सकता है। ये पूरी तरह स्वदेशी है, नौसेना के लिए बनाया गया है। मंकी पॉक्स ये नाइजीरिया में स्थानिक रूप से दिखाई दिया है। ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब है कि जो पशुओं से या जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, जूनोटिक डिजीज़। ये इसी तरह की डिजीज़ है। ये जो है अभी ये WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया है। पैंडेमिक मतलब वैश्विक आपदा इस बीमारी को घोषित किया है। सबसे पहले ये कोपेनहेगन के लेबोरेटरी में दिखाई दिया था। ये बंदरों में चेचक की तरह लक्षण इसके दिखते हैं, तो इसलिए जो है मंकी पॉक्स इसे कहा गया है। इसके बाद कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? लेह में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जा रहा है? लेह में। विंबलडन 2022, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। विंबलडन 2022 ये इंग्लैंड में होता है। टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। तीसरा है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा जो है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन होता है, चौथा साल के अंत में जो होता है US ओपन होता है। तो ये है विंबलडन 2022 का जो है। महिला एकल की विजेता जो थी एलिना रिबाकीना, ये कजाकिस्तान की हैं। एलिना रिबाकीना विंबलडन जीतने वाली किसी पहली एशियाई महिला है। विंबलडन जीतने वाली पहली एशियाई महिला और कजाकिस्तान की भी पहली महिला हैं एलिना रिबाकीना। उपविजेता इसके हैं ओंस जेबुअर। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ओंस जेबुअर मतलब ये ट्यूनीशिया के हैं। किसी अफ्रीकी देश की, अफ्रीका की पहली महिला जो विंबलडन के फाइनल में पहुंची है। ये टेनिस प्रतियोगिता है, ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल विजेता जो पुरुष एकल के हैं विजेता नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, और इसके उप विजेता हैं निक किगियोस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगली जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता है सिंगापुर ओपन 2022। इसकी विजेता है PV सिंधु और उप विजेता वांग जी। इसका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसकी मेज़बानी भारत करेगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मेज़बान भारत है। ये 11 अक्टूबर से इसी माह होगा, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 से पहला कोई प्रतियोगिता है जिसकी मेज़बानी इस तरह की भारत करेगा। भारत 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। इसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। लॉस एंजल्स अमेरिका में है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये अमेरिका में है, लॉस एंजल्स। इसके पहले वहाँ 1932 और 1984 में 2 बार ओलंपिक हो चुका है। इसका मतलब ये तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। 2024 अगले जो ओलंपिक होंगे 2024 में पेरिस में होंगे। 2028 का लॉस एंजल्स में, 2024 का पेरिस में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल जो 2022 के होंगे इसकी मेज़बानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। निशानेबाजी की ISSF विश्व कप प्रतियोगिता जो हुई है चांगवेन दक्षिण कोरिया में हुई है। कहाँ हुई है? चांगवोन ये स्थान है। इसमें प्रथम स्थान भारत को मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। चांगवोन में हुई है दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी प्रतियोगिता, और इसमें प्रथम स्थान भारत को मिला है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये बर्मिंघम में हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में। इसमें कॉमनवेल्थ में राष्ट्रमंडल के देश भाग लेते हैं, हम जानते हैं। इसमें पदक जो है पहला ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, दूसरा UK का, तीसरा कर्नाटक, चौथा भारत का स्थान है। चौथा स्थान भारत का। इसमें भारत को 12 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य मिले हैं। भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा UK का है। एक पर्सनालिटी है, 37वां है T राजा कुमार। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं और इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, विश्व की जो वित्तीय कार्यवाही विशेष बल है, वित्तीय कार्यवाही विशेष बल है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? T राजा कुमार को। फाइनेंशियल FATA यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1 जुलाई 2022 को बनाया गया है। इसके बाद है एयर लैपिड। ये जुलाई 2022 में इसराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, 14वें प्रधानमंत्री। रानिल विक्रमसिंघे वित्तीय क्राइसिस के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने जब इस्तीफा दे दिया वहाँ के राष्ट्रपति ने, तो रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने दिनेश गुणवर्धने को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 25 जुलाई को इनको जो प्रधान न्यायाधीश NV रमना है, प्रधान न्यायाधीश NV रमना, इनको राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधान न्यायाधीश दिलाते हैं। तो NV रमना है इस समय, उन्होंने 25 जुलाई 2022 को इनको दिलाई है शपथ। ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति हैं, सॉरी। और इनकी उम्र 64 वर्ष है। ये अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति बनाई गई हैं। इन्होंने यशवंत सिन्हा, जो पहले भाजपा के थे, अब भाजपा में नहीं हैं, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर के रूप में थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने इनके विरुद्ध प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे द्रौपदी मुर्मू के। इंद्रमीत गिल, जुलाई 2022 में इन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 135वां स्थान है। ये जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। कुल 146 देश इसमें हिस्सा, 146 देशों का डाटा है इसमें। भारत का स्थान 135वां है, जो बहुत बुरा स्थान है। और प्रथम इसमें आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है 145वां, 146वां अफगानिस्तान का, 146 देश ही हैं। 145वां पाकिस्तान का, भारत का 135वां है। 135वां स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत का स्थान है और 135वां इसमें भी है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में, ग्लोबल जेंडर गैप में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 44वां है, 44वां बिंदु है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें जो भारत के प्रदेश हैं इनको लिया जाता है। तो इसमें नंबर 1 पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो मुख्य राज्य, उसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है, तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, पहाड़ी राज्यों में मणिपुर 1 है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है। यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार कर्नाटक नंबर 1 मुख्य राज्यों में, और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर नंबर 1 है, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ नंबर 1 है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, ये 2022 है, 15 जुलाई 2022 को जारी की गई है। ये भारतीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर IIT मद्रास है, फिर IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे है। जबकि हम जानते हैं QS रैंकिंग में सबसे पहले नंबर 1 पर कौन है? IISc बेंगलुरु है, लेकिन यहाँ IIT मद्रास नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, ये विश्व जनसंख्या दिवस की रिपोर्ट की थीम थी ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। इसमें ये विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी किया गया था। 2023 में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत होगा, चीन को पीछे छोड़ करके। और 15 नवंबर 2022 तक ये कई बार पूछा गया है, वैश्विक जनसंख्या जो होगी 8 बिलियन के पार हो जाएगी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक बार बार पूछा जाता है। 2022 में नंबर 1 जापान है, इसके 193 देशों तक पहुँच है, और भारत का स्थान 87वां है, 87 है, इसकी 60 देशों तक पहुँच है। दूसरा स्थान सिंगापुर का है और अंतिम स्थान 112वां अफगानिस्तान का है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ये 3 जुलाई 2022 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ है। सिनी शेट्टी कर्नाटक की हैं, इनको जो है चुना गया है मिस इंडिया वर्ल्ड। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बॉम्बे में है ये, यहाँ पर 3 जुलाई को ये घटना ये हुआ था, और सिनी शेट्टी इसमें चुनी गई थी। मिस इंडिया वर्ल्ड ये कर्नाटक की हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बेस्ट पॉपुलर फिल्म तान्हाजी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में आते हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तान्हाजी है। बेस्ट फीचर फिल्म सोरारी पोट्रू तमिल फिल्म है, सोराराई पोट्रू तमिल फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस है अजय देवगन और सूर्या, अजय देवगन तान्हाजी के लिए और सोराराई पोट्रू के लिए सूर्या, ये बेस्ट एक्ट्रेस चुने गए हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालमुरली, ये पोट्रू सोराराई पोट्रू के लिए हैं। इसके बाद बेस्ट हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर, ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है तुलसीदास जूनियर, बेस्ट हिंदी फिल्म है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है कौशिक राजशेखर को, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं ये, यहाँ भी पूछा जा सकता है। कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इसने 12 जुलाई 2022 को जारी किया, लागू किया है। और ये
NEP लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा 52वां पॉइंट है इसमें रिम्पैक 2022 RIMPAC रिम्पैक 2022 में इस विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। इसमें 27 देश कुल हिस्सा ले रहे हैं। कितने देश? 27 देश। ये संपन्न हुआ हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया और आसपास के द्वीपों में संपन्न हुआ है। सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा, भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने इसमें हिस्सा लिया और समुद्री गश्ती विमान P-81 ने इसमें हिस्सा लिया। अगला बिंदु है 53 अगला बिंदु है। अगली न्यूज है 53 नंबर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में इसलिए रहा कि अभी नामीबिया से 8 चीते मंगवाए गए जो भारत से विलुप्त हो चुके थे। 70 वर्ष बाद चीते भारत में आए हैं। तो ये 8 चीते मंगवाए गए हैं और इनको 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहाँ पर छोड़ा गया है। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या चीते कहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चीते कहाँ से मंगवाए गए हैं, कितने वर्ष बाद भारत में चीते आए हैं, या कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस प्रदेश में है। फिर इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन, ये अभी चर्चा में इसलिए रहा कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में होना है या कहीं और होना है। इसकी मेज़बानी के लिए चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा संशय की स्थिति थी, वो क्लियर हो गया है। 9 से 10 सितंबर 2023 में ये इसकी मेज़बानी भारत करेगा। अब G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है जिसमें जो कुल वैश्विक GDP का 85%, जिसके अंतर्गत उन देशों की जो GDP है सब मिला लिया G20 देशों की, तो वैश्विक GDP का 85%। और इसका जो ट्रेड है, वैश्विक ट्रेड, जो विश्व ट्रेड होता है, विश्व व्यापार होता है, संपूर्ण व्यापार का 75% G20 के देश के अंतर्गत होता है। या G20 के देश सम्मिलित हैं उसमें 75% के अंतर्गत। और इनकी जनसंख्या मिला लिया जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 है। इस तरह से G20 में कौन कौन से देश हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम दक्षिण अमेरिका शुरू करें तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये 2 दक्षिण अमेरिका के हैं। फिर मैक्सिको, कनाडा, USA, ये 3 जो है उत्तर अमेरिका के हैं। इसके बाद वहाँ के देख लेते हैं यूरोप के, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन, ये इतने जो है कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित है। अफ्रीका से केवल दक्षिण अफ्रीका है। एशिया से जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की, भारत, इंडोनेशिया और चीन, इतने देश एशिया शामिल हैं। तो कुल 20 देश हैं। G20 शिखर सम्मेलन, G20 नाम ही है, इसमें विकसित और विकासशील देश सब जानते हैं, सब दोनों का आपने देखा, दोनों हैं इसमें शामिल। इसके बाद ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, यूनेस्को ने 2022 के अंतर्गत ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटीज़ के अंतर्गत भारत के 3 शहरों को शामिल किया है। वो शहर कौन कौन से? नीलाम्बुर केरल में है ये, दूसरा त्रिशूर, ये भी केरल में है, केरल का शहर है। इन दोनों को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। इसके बाद वारंगल तेलंगाना, इसके विरासत शहर भी है वारंगल, प्राचीन काल से ही बहुत फेमस रहा है। इसके बाद कोविड रोधी नेजल वैक्सीन भारत ने तैयार की है। इसको तैयार करने वाला भारत बायोटेक 6 सितंबर को DGCI यानी डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोलर, DGCI मतलब DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र को नेजल वैक्सीन मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन ये लोगों को दी जाएगी। अगला है सबसे बड़ा रबड़ डैम। 8 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार द्वारा गया सबसे बड़ा रबड़ डैम देश का जो है नीतीश कुमार जी द्वारा, प्रधानमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री हैं इसमें जो है बिहार के, उनके द्वारा वहाँ पर बिहार में ये बनवाया उद्घाटन किया गया है गया जिले में फल्गु नदी पर।
फल्गु नदी वही नदी है जहाँ पर लोग पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण या पिंडदान करने जाते हैं, और वहाँ पर पानी के लिए गड्ढे खोदने पड़ते हैं, 2-2 फीट गड्ढे, तब ये गड्ढे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं 5 से 8 सितंबर को भारत की यात्रा पर थीं, और इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौते किए गए। अगला है INS विक्रांत, स्वदेशी विमान वाहक पोत है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इस पर से फाइटर प्लेन उड़ भी सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, और ये एक बार फ्यूल भरने के बाद, पूरा फ्यूल भरने के बाद ये ब्राज़ील तक की यात्रा बिना रुके कर सकता है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण जो किया गया है, ये कोचीन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है, और 3 सितंबर 2022 को कोच्चि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री द्वारा इसका जलावतरण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे एक वीडियो जो द हिंदू साप्ताहिक हिंदीसार है एक वीडियो, उसमें उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसमें इसके बारे में डिटेल दिया गया है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल में है। ये कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये चर्चा में क्यों है? इसलिए कि ये देश का सर्वश्रेष्ठ जू घोषित किया गया है, दर्जा मिला है, या इसने सर्वश्रेष्ठ जू का खिताब जीता है। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने 11 अगस्त को शपथ ली। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई 11 अगस्त को। ये 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मिथिला मखाना, ये बिहार का है। बिहार का मिथिलांचल जानते हैं कि सीता जी को मिथिलेश कहा जाता था। तो वहाँ पर जो मखाना होता है, मखाना हमारे व्रत में अन्य सब में बहुत कॉमनली यूज होता है, कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसे GI टैग दिया गया है। GI टैग देने का मतलब है कि ये विशेष उत्पाद वहाँ का माना जाएगा, और इससे वहाँ के उत्पादकों को, मखाना उत्पादकों को लाभ मिलेगा। ये बिहार का 5वां ऐसा उत्पाद है जिसे GI टैग दिया गया है। अगला है बुरहानपुर, 22 जुलाई 2022 को इसे हर घर जल जिला घोषित किया गया है। हर घर जिला मतलब हर घर जल जो प्रोग्राम था, इसका प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, हर घर जल। इसके अंतर्गत देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? बुरहानपुर, जहां पर हर घर में नल द्वारा जल मिलेगा। और गोवा ऐसा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हर घर में हर घर जल या हर घर को नल द्वारा जल प्राप्त होता है। अगला है हाइड्रोजन फ्यूल बस। ये भारत की पहली बस है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। इसको 21 अगस्त को पुणे में, कहाँ पर? पुणे में लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य बनाने वाले हैं KPIT लिमिटेड और CSIR यानी औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इसे बनाया गया है। 21 अगस्त को ये लॉन्च होगा। इसके बाद शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन। शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर को कहाँ हुआ है? समरकंद में। कहाँ हुआ है? समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में है। यहाँ पर 15 से SCO का शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। हम जानते हैं कि ये 2001 में स्थापना हुई थी इसकी, और वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, जिसमें सभी तान जैसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, रूस और चाइना, इतने देश इसमें शामिल हैं। और इसकी मेज़बानी या अगली 2023 की मेज़बानी का जिम्मा भारत को दिया गया है। किसको दिया गया है? 2023 की मेज़बानी का जिम्मा SCO या शंघाई सहयोग संगठन के 23वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा उसका जिम्मा भारत को दिया गया है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट। हर एग्जाम में आता ही आता है, इसे एकदम से गांठ बांध लीजिए। हर एग्जाम में आना है, हर 3-4 एग्जाम में तो लगातार ये आएगा ही आएगा। ये 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया 2021-22 के लिए। इसमें कुल 191 देश शामिल होते हैं। कितने? 191 देश। इसमें भारत 132वें स्थान पर है। भारत 132वें स्थान पर है। और नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर आइसलैंड। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पे आइसलैंड, और सबसे अंतिम यानी 191वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है।
कौन है? दक्षिणी सूडान। ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 132 है, इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। 8 सितंबर 2022 को जारी की गई। 2021-22 के लिए पहला भारत का स्थान 132 है, पहला स्विट्जरलैंड है, अंतिम दक्षिणी सूडान 191वां स्थान। 191 देश हैं इसमें, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद है एलिजाबेथ द्वितीय, 96 वर्ष की हैं। 96 वर्ष की उम्र में या 96 वर्ष की अवस्था में इनका 8 सितंबर 2022 को डेथ हो गई है। इन्होंने 70 वर्ष तक ब्रिटेन पर राज किया। अगला है लिज ट्रस। इन्होंने 6 सितंबर 2022 को शपथ ली। लिज ट्रस ने 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के ही कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, वो अपनी पार्टी के ही जो इनके सीमित नज़दीकी प्रतिद्वंदी थे, जो भारतीय मूल के थे, उनको उन्होंने हराया। कौन है? लिज ट्रस। ये नई प्रधानमंत्री बनी है ब्रिटेन की। इसके बाद है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने अगस्त 2022 में वहाँ नियम लागू हो गया कि पीरियड्स दौरान या माहवारी के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उन्हें सरकार निःशुल्क मुहैया कराएगी। ऐसा करने वाला देश विश्व का ये पहला देश बन गया है। इसके बाद है हाइड्रोजन ट्रेन। ये जर्मनी ने 15 ट्रेनें लॉन्च की हैं जो डीजल इंजनों की जगह पर 15 इंजनों में ये लगाया जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें जल बनता है, प्रदूषण एकदम जीरो होता है। हाइड्रोजन फ्यूल अगर इस व्यवस्था सफल रही तो बहुत ही कम कीमत पर इस तरह की व्यवस्था आगे बिना प्रदूषण रहित व्यवस्था विश्व में लागू हो सकेगी। ये 24 अगस्त को इस तरह की 15 ट्रेनों को लॉन्च किया गया, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 15 ट्रेनों को जर्मनी द्वारा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डाटा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें 180 देश शामिल हैं। 2022 का जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें 180 देश शामिल हैं और भारत का स्थान 150वां है, 150। प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। 180वां स्थान उत्तर कोरिया का है। अगला है फॉर्चून इंडिया ने 2022 के लिए अमीरों की सूची जो जारी की है उसमें नंबर 1 पर गौतम अडानी और नंबर 2 पर मुकेश अंबानी हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 129.16 बिलियन डॉलर है और जबकि मुकेश अंबानी की 94.57 बिलियन डॉलर है। जबकि अगर विश्व की स्थिति देखा जाए, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो है एलन मस्क, यूएसए के हैं। इनका 251 बिलियन डॉलर है कुल संपत्ति और जेफ बेजोस की 153 बिलियन डॉलर है, जो दूसरे नंबर के सबसे अमीर हैं। तीसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। विश्व के तीसरे सबसे अमीर गौतम अडानी और भारत के पहले अमीर हो गए हैं गौतम अडानी। अभी इसी वीडियो में पिछली जो जून की रिवर्स रेपो रेट थी वो बदल दी गई है। नई बैंकिंग दरें जो 5 अगस्त 2022 के अनुसार लागू की गई हैं उसमें रेपो दर बढ़ा दिया गया है, 5.40 कर दिया गया है और रिवर्स रेपो 3.35, CRR 4.50 और SLR 18.0। पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, इसमें IMF के विनिमय कैपेसिटी के आधार पर जो निर्धारण किया गया है IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो विनिमय दर के आधार पर जो कैटेगराइज किया गया है उसके अनुसार ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार भारत विश्व की सबसे ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था। और SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसके बाद है विदेशी ऋण जो मार्च 2022 के अनुसार है, मार्च 2022 के महीने के लास्ट के अनुसार 620.7 अरब डॉलर विदेशी ऋण है। इसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2022 में रिपोर्ट दी गई, लेकिन 2021 की रिपोर्ट है। FDI अंतर्प्रवाह यानी सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाले, सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले जो देश हैं, अमेरिका नंबर 1 पर है, 2 पर चीन है, हांगकांग 3 पे है जो चीन का एक हिस्सा है, सिंगापुर 4 पे है, भारत 7वें स्थान पर है। 64 अरब डॉलर इसे 2022 में प्राप्त हुआ, 51 अरब डॉलर इसे 2021 में प्राप्त हुआ था। FDI बाह्य प्रवाह
में नंबर 1 पर अमेरिका है, यहाँ अमेरिका सबसे ज़्यादा विश्व में निवेश करता है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसका निवेश विदेशों में बहुत सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है। जापान तीसरे स्थान पर है जो विदेशों में निवेश करने में तीसरे स्थान पर है। अब कुछ ऑपरेशन हैं जो सेनाओं द्वारा किए गए, तो इसमें अलन शाह फोर्थ ने अलन शाह फोर्थ जो किया गया है, जो सैन्य अभ्यास किया गया है वो भारत और ओमान के बीच पोखरण में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत ओमान के बीच पोखरण में, अगस्त 2022 में। अलन शाह 4 भारत ओमान पोखरण में किया गया है, अगस्त 2022 में किया गया है। एक्स बिन वैक्स 2022, एक्स बिन वैक्स यानी भारत और वियतनाम, बिन वैक्स मतलब वियतनाम, ये हरियाणा में हुआ है 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच में। ये दोनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और वियतनाम का, हरियाणा में हुआ है। एक्स बिन वैक्स 2022। ऑपरेशन वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका का है, अगस्त 2022 में भी हुआ है। ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बकलोह एक स्थान हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हुआ है। ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में। उदार शक्ति, ऑपरेशन उदार शक्ति या उदार शक्ति, ये भी अगस्त 2022 में संपन्न हुआ है। भारतीय और मलेशियाई वायुसेना के मध्य उदार शक्ति अगस्त 2022 में भारतीय और मलेशियाई वायुसेना के मध्य, रॉयल मलेशियाई वायुसेना और भारतीय वायुसेना के मध्य में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ लगाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ध्यान रखिएगा, खंडवा में। ये 4 अगस्त 2022 को खंडवा में वहाँ के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। इस तरह हम देखते हैं कि जून से, इस वीडियो में जून से लेकर के 1 जून से लेकर के 20 सितंबर तक की घटनाएं सम्मिलित की गई हैं। इसके अलावा लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो मई और अप्रैल की घटनाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा अवार्ड्स, ऑनर, पुरस्कार, सम्मान और खेल से संबंधित एक अलग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। अगर इतना आप देख लेते हैं 6 महीने के समस्त करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। आप किसी भी आगामी 2-3 महीने की किसी भी परीक्षा में अगर सम्मिलित होते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इससे बाहर कहीं आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मेरी गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।